दोस्तों आपने देखा होगा आजकल हर एक चीज के अंदर इंटरनेट की आपको जरूरत पड़ती है और इंटरनेट बहुत ज्यादा फास्ट और चीपली अवेलेबल करवाने की भी कोशिश की जा रही है। ऐसे में पूरी दुनिया जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इंसान धरती के आसपास सैटेलाइट्स भी छोड़ता जा रहा है। और ऐसे में यहाँ पर एक और समस्या सामने निकल कर आ रही है और वो है स्पेस डेब्री की। ठीक है, वो है स्पेस डेब्री, यानी कि हमारी धरती के चारों तरफ ऐसा मलबा जमा होता जा रहा है जो कि वेस्ट मटेरियल या सैटेलाइट का बना हुआ है और धरती को चारों तरफ से घेरे हुए है। और ऐसे में यहाँ पर इस पूरे मामले के अगर देखें तो इसरो ने एक काफी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट यहाँ पर इसरो की निकलकर सामने आई है और इसमें इसरो का एक एक्सपेरिमेंट सफल हुआ है। यहाँ पर देखेंगे कि कैसे इसरो ने इस पूरे मामले के अंदर इस तरह से सैटेलाइट लॉन्च किया है कि वहां पर आप जीरो स्पेस डिब्री जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि आप बिल्कुल भी कोई वेस्ट मटेरियल जो है वो स्पेस के अंदर प्रोड्यूस नहीं करते हैं। देखेंगे इसरो का आखिर ये एक्सपेरिमेंट क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आप है मेरे साथ लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी अनअकैडमी में। यहाँ पर इस पूरे मामले को देखते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसरो की एक अचीवमेंट भी है। अगर आप बात करें धरती को, अगर आप इस तरह से अगर आप धरती को देखेंगे तो धरती पे अलग अलग एल्टीट्यूड पर, यानी कि धरती से अलग अलग दूरी पर आपको सैटेलाइट्स धरती को इस तरह घेरे हुए नजर आएंगे और हो सकता है आने वाले समय में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ये जो पिक्चर आपको दिख रही है ये सारे सैटेलाइट्स नहीं है, दरअसल इनमें से कुछ सैटेलाइट्स हैं और बहुत सारे मिलियंस ऑफ यहाँ पर पार्टिकल्स ऐसे हैं जो कि इन सैटेलाइट्स के वेस्ट प्रोडक्ट से निकले हैं। कुछ सैटेलाइट पुराने हो गए, उनके टूटने से बिखरने से आपको इस तरह के पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। तो धरती को चारों तरफ से कई सारे छोटे बड़े पार्टिकल्स जो स्पेस डेब्री से निकले हैं, स्पेस में छोड़े गए सैटेलाइट्स के मलबे हैं, उससे उसने धरती को इस तरह से घेरा हुआ है। तो ये एक अच्छी खबर यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये जो मलबा है कई प्रकार की प्रॉब्लम्स करता है। जैसे आगे चल के यहाँ पर देखा जा सकता है कि भाई सैटेलाइट्स हम अलग अलग ऑर्बिट्स में जब उनको प्लेस करते हैं तो वहां पर कोई मलबा आकर उनसे टकरा सकता है, सैटेलाइट को डैमेज कर सकता है। इसके अलावा धरती से जब आप स्पेस को ऑब्जर्व करते हैं तो ऑब्जर्वेशन के दौरान ये जो मलबा है बीच में ये रुकावट का भी काम करता है, तो ये एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा ये जो मलबा है यहाँ पर बताया जा रहा है कि 27,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये धरती के चारों तरफ आपको घूमता हुआ नजर आएगा, तो बहुत ज्यादा हाई स्पीड से घूमता है। तो ऐसे में ऑलरेडी जो स्पेस के अंदर हमारी एसेट्स हैं, हमारे सैटेलाइट्स हैं, उनको ये नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, और ऐसे में अगर यहाँ पर बात करें तो कहता है कि अगर एक बात करें कि मलबा किस स्पीड से बढ़ रहा है, कैसे यहाँ पर इसमें बढ़ोतरी देखी जा सकती है। भाई जैसे जैसे हम अपने सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, जैसे जैसे हम स्पेस में जितने सैटेलाइट्स अपने डालेंगे उस तरह से देखेंगे धीरे धीरे वेस्ट मटेरियल वहां पर जनरेट होगा और उसकी वजह से मलबा भी यहाँ पर जनरेट होगा। तो यहाँ पर कहता है स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट 2022 की है, ये बात कहती है कि यहाँ पर 2533 सैटेलाइट्स हमने 2022 के अंदर लॉन्च करे और उनको स्पेस के अंदर डाला। इसके अलावा 1860 हमने किए थे 2021 के अंदर। तो इसका मतलब 2022 के अंदर हमने 2021 से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करे हैं और ये हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में स्पेस में जो मलबा बनने की संभावना है ये भी आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। इसके अलावा अगर यहाँ पर बात करें तो कहता है टोटल इस समय आपको जो सैटेलाइट्स मिलते हैं स्पेस के अंदर वो 7,000 सैटेलाइट्स हैं, धरती के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। अब दोस्तों जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा ये नंबर जो है सैटेलाइट्स का ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में यहाँ पर स्पेस डेब्री बनने की संभावना बहुत ज्यादा है और इसके अलावा मिलियंस ऑफ पीसेस ऑलरेडी, लाखों की तादाद में ऑलरेडी यहाँ पर धरती को रिवॉल्व कर रहा है, जो कि मलबा बना है यानी कि स्पेस डेब्री बना है, ये धरती को ऑलरेडी रिवॉल्व कर रहा है। ऐसे में यहाँ पर कुछ आपको रिसेंट इंसिडेंट्स निकलकर सामने आते हैं कि कब कब ऐसा हुआ जब ये मलबा स्पेस के अंदर भारी मात्रा में बनता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर मार्च 2022 का है, यहाँ पर कुछ आपको देखने को मिलेगा कि भाई रशिया ने एंटी सैटेलाइट टेस्ट करा, उससे मलबा जनरेट हुआ। इसके अलावा यहाँ पर आपको जुलाई 2022 में जापान का यहाँ पे एक सैटेलाइट को जब डिप्लॉय किया जा रहा था तो जो अपर स्टेज है उसकी वजह से मलबा जनरेट होता है। दरअसल रॉकेट की जो अपर स्टेज होती है, यहाँ पर आपको एक चीज समझनी होगी, रॉकेट आपको इस तरह से देखने को मिलता है जब यहाँ पर सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है तो इसे कहते हैं लॉन्च व्हीकल। ठीक है, जिसको हम रॉकेट कहते हैं आम भाषा में, वो दरअसल लॉन्च व्हीकल होता है। तो यहाँ पर ये लॉन्च व्हीकल है, इसके अंदर जो सैटेलाइट होता है वो बिल्कुल यहाँ बिल्कुल ऊपरी हिस्से में आपको अंदर सैटेलाइट मिलेगा जिसको लॉन्च करना है। उससे पहले जितना भी अरेंजमेंट है ये सब अरेंजमेंट इसलिए किया जाता है ताकि यहाँ पर इतना ज्यादा फ्यूल प्रोवाइड कराया जाए,
इतनी एस्केप वेलोसिटी प्रोवाइड कराई जाए कि ये जो सैटेलाइट है ये धरती के बाहर उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स से को आगे उसको ओवरकम करता हुआ स्पेस में चला जाए। तो ऐसे में यहाँ पर ये सब आपको देखने को मिलेगा। जैसे फर्स्ट सबसे पहले आपको यहाँ पर जो मिलेंगे ये स्ट्रैप-ऑन्स मिलेंगे, जो बूस्टर स्ट्रैप-ऑन्स हैं। उसके अलावा यहाँ पर उसके बाद आपको अलग अलग स्टेजेस में देखने को मिलेगा फ्यूल, सॉलिड, लिक्विड, इस तरह से। लास्ट में आखिरी आपको ये जो देखने को मिलता है ये वो एरिया होता है, वो स्टेज होती है जहां पर इसके अंदर सैटेलाइट होता है जिसको स्पेस में छोड़ा जाता है। और जो यहाँ पर आखिरी स्टेज का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, बिल्कुल आखिरी स्टेज होती है रॉकेट की, लास्ट स्टेज जिसको बोलते हैं, ये स्पेस के अंदर ही रह जाती है। सैटेलाइट को अपने ऑर्बिट में लॉन्च करने के बाद जो आखिरी स्टेज का हिस्सा बचता है रॉकेट का, यानी कि लॉन्च व्हीकल का, वो वेस्ट मटेरियल के रूप में स्पेस में ही रह जाता है और वो वहीं पर रिवॉल्व करता रहता है। तो जैसे जैसे हम सैटेलाइट लॉन्च कर रहे थे हमारा वेस्ट मटेरियल भी जनरेट हो रहा था। तो एक तो ये तरीका है। इसके अलावा यहाँ पर भारी मात्रा के अंदर सैटेलाइट के द्वारा जब डेब्री बनता है, मलबा बनता है, तब जब यहाँ पर एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स के द्वारा एंटी सैटेलाइट टेस्ट किए जाते हैं कि भाई आप धरती से ऐसी मिसाइल छोड़ेंगे जो कि प्रिसाइजली हिट करेगी एक पर्टिकुलर टारगेट को, खास तौर पर सैटेलाइट को, ठीक है। और ये आप देखा होगा कि 2020-21 के आसपास भारत ने भी मिशन शक्ति नाम से एंटी सैटेलाइट टेस्ट यहाँ पर किया था, जिसके अंदर भारत ने धरती से एक सैटेलाइट को हिट करा था और एक सैटेलाइट को भारत ने अपने ही एक नॉन फंक्शनल सैटेलाइट को हिट किया था और उसको डिस्ट्रॉय करा था स्पेस के अंदर। तो ऐसे में भारी मात्रा में मलबा बनता है, बहुत भारी मात्रा में, और कई बार जो वर्ल्ड कम्युनिटी है इसको क्रिटिसाइज भी करती है क्योंकि ऐसे में कई देश मलबा जनरेट करते हैं स्पेस के अंदर। तो ये दो तरीके आपको देखने को मिलते हैं। और आप देखिए 2022 में कई ऐसे इंसिडेंट सामने आते हैं जिसमें या तो अपर स्टेज की वजह से आपको देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ पर मलबा जनरेट होता है, या फिर यहाँ पर एंटी सैटेलाइट टेस्ट की वजह से मलबा जनरेट होता है, डेब्री स्पेस में जनरेट होता है। अब अगर यहाँ पर बात करें तो कहता है कि यहाँ पर एक इसका सबसे खतरनाक एग्जाम्पल कि भाई स्पेस डेब्री आखिर क्या कर सकता है, कैसे नुकसान पहुंचा सकता है धरती पर भी, इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है। 8 मार्च को फ्लोरिडा के अंदर एक घर के ऊपर एक किलोग्राम की कम से कम ऐसी भारी भरकम कुछ ऑब्जेक्ट गिरता है जो कि अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट है, और ये 2 फ्लोर को चीरता हुआ जाकर गिरता है फ्लोरिडा में एक घर के ऊपर। और ऐसे में जब यहाँ पर बताया जाता है, इसको आइडेंटिफाई किया जाता है, तो बताया जाता है कि कुछ जो बैटरी यूज हो चुकी होती है उसका कुछ वेस्ट प्रोडक्ट है ये, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से निकला हुआ आपको नजर आता है, ठीक है। और ये लगभग 1 किलोग्राम का आपको देखने को मिलेगा, यानी कि स्पेस से वेस्ट प्रोडक्ट आके किसी के घर पे गिरता है और नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो आप देख सकते हैं स्पेस डिब्री जो है ये एक बहुत भारी भरकम समस्या है, और ऐसे में ये और चिंता का विषय बन जाती है जब यहाँ पर हम देखते हैं कि स्पेस के द्वारा इंटरनेट प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है आने वाले दिनों में। और ऐसे में आपने प्रोजेक्ट का नाम सुना होगा, स्टारलिंक प्रोजेक्ट एंड कायपुर प्रोजेक्ट, ठीक है। ये कायपुर प्रोजेक्ट जो है ये अमेज़न का आपको देखने को मिलेगा, जिसमें लगभग 3000 सैटेलाइट धरती के चारों तरफ छोड़े जाएंगे जो लो अर्थ ऑर्बिट के दौरान उस लो अर्थ ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे और इंटरनेट प्रोवाइड कराएंगे धरती के ऊपर। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और एम्बिशियस प्रोजेक्ट है स्टारलिंक प्रोजेक्ट, जो कि एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का आपको प्रोजेक्ट देखने को मिलता है। तो एलन मस्क के द्वारा स्टारलिंक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिसमें पूरी धरती को सैटेलाइट से इस तरह से घेर लिया जाएगा कि आप धरती के किसी भी कोने में इंटरनेट की सुविधा ले सकते हैं सैटेलाइट से, बिना वायर के थ्रू, यानी कि वायरलेस तरीके से आप यहाँ पर सिर्फ सैटेलाइट से सर्विस ले पाएंगे इंटरनेट की। लेकिन इसके लिए क्या किया जाएगा, यहाँ पर लगभग टोटल 34,000 सैटेलाइट जो हैं वो डिप्लॉय किए जाएंगे धरती के चारों तरफ लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर। तो ये फिर से एक बहुत भारी भरकम समस्या यहाँ पर पैदा कर सकता है आने वाले समय में, कि जो मलबे की समस्या है इसमें और ज्यादा ऐड कर सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर ये चिंताएं बन जाती है। यहाँ पर मलबे से जुड़ा हुआ जो स्पेस डेब्री है, इससे जुड़ी हुई एक टर्म भी काफी ज्यादा चर्चा का विषय रहती है, वो है केसलर सिंड्रोम, ठीक है। तो केसलर सिंड्रोम आखिर होता क्या है, ठीक है। कहता है केसलर सिंड्रोम, ये शब्द आपको पता होना चाहिए। कहता है केसलर सिंड्रोम का मतलब होता है ये एक ऐसा फिनोमिना है जब अनकंट्रोल्ड तरीके से स्पेस के अंदर मलबा जो है, स्पेस जो डेब्री है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि स्पेस के अंदर जो भी चीज है वो फ्रीली रिवॉल्व करती है। तो ऐसे में एक चीज दूसरे से टकराएगी और टकराती जाएगी, और जितनी बार टकराएगी उतना वहां पर मलबा जनरेट होगा, उतने छोटे छोटे पार्टिकल्स, उतनी भारी मात्रा में वहां पर कई सारा डेब्री जो है वो जमा होता जाएगा। और हमारे धरती के चारों तरफ स्पेस में ऐसी कंडीशन भी बन सकती है कि इतना मलबा इस तरह से फैल जाए कि यहाँ पर हो सकता है आने वाली जनरेशन के लिए सैटेलाइट्स वगैरह जैसी चीजें लॉन्च करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाए। तो ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है।
इसलिए यहाँ पर इसको डिस्कस भी किया जाता है। और इसीलिए अब यहाँ पर अगर बात करें, इसरो भी इसी पर काम करता है, लेकिन यहाँ पर दूसरा चीज ये डिस्कस होती है कि क्या स्पेस डिब्री और उससे जुड़ी हुई चीजों से कोई इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जो सभी देशों को बाउंड करता हो लीगली। तो कहता है कि यहाँ पर लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर जो डेब्री इस पे मलबा बनता है, इसको कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसा लीगली डॉक्यूमेंट आपको देखने को नहीं मिलता है या कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं मिलता है जो कि सभी देशों को लीगली बाउंड करता हो। हाँ, लेकिन कुछ गाइडलाइंस जरूर है, और ये गाइडलाइंस जारी करी गई थी इंटर एजेंसी स्पेस डिब्री कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा, जो कि यूएन ने अडॉप्ट की थी 2007 के अंडर। ये गाइडलाइंस जो है स्पेस डिब्री मिटिगेशन गाइडलाइन 2002, ये गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की गई थी, जिसके अंदर जितनी भी स्पेस एजेंसीज हैं वो जब भी कुछ ऐसा सैटेलाइट लॉन्च वगैरह कुछ भी करती हैं तो कोशिश करती हैं कि यहाँ पर इनका ध्यान रखा जाए इन गाइडलाइंस का, और स्पेस डिब्री को मिनिमाइज किया जाए। लेकिन कोई लीगली बाउंड होकर कंट्री यहाँ पर अपने ऑपरेशंस करेगी, ऐसी चीजें यहाँ पर अभी देखने को नहीं मिलता है, कोई इंटरनेशनल लॉ इससे जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी इसरो की अगर बात करें तो इसरो ने यहाँ पर एक अच्छा एक्सपेरिमेंट यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट किया है और एक एग्जांपल सेट किया है कि कैसे आप सैटेलाइट लॉन्च के दौरान जो फोर्थ स्टेज, आखिरी स्टेज में जो मलबा आप जनरेट करते थे उसको आप बचा सकते हैं, ठीक है, और क्लीन तरीके से जीरो स्पेस डिब्री के साथ सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं। दरअसल इसरो ने यहाँ पर PSLV C58 के अंदर जो एक्सपोसैट जो सैटेलाइट था, इसको यहाँ पर अपने ऑर्बिट के अंदर सक्सेसफुली इसको पार्क किया है, और उसके बाद यहाँ पर कोई भी डिब्री जनरेट नहीं होता है। और ऐसे में यहाँ पर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV के साथ जो आखिरी स्टेज जो होता है उसको यहाँ पर बना दिया गया ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3, ठीक है, और ये बन गया पूरा PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 यानी कि पोएम 3। यानी कि जो आखिरी स्टेज है आप इसको देख सकते हैं, यहां पर ऊपर सैटेलाइट लगा होता है, सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया, अब ये वेस्ट प्रोडक्ट बनकर स्पेस में घूमता रहता। तो ऐसे में इसको क्या बना दिया, इसको एक ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 कहकर इसको एक ऐसा ऑब्जेक्ट बना दिया जिसको आप नेविगेट करवा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर फ्यूल सेल की बैटरीज लगी हैं थोड़ी बहुत। इसके अंदर यहाँ पर आपको सोलर पावर्ड आपको पैनल्स देखने को मिल जाएंगे, सोलर पैनल्स मिल जाएंगे, तो सोलर पावर भी इससे भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो यानी कि सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद अब ये स्पेस के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट की तरह फ्रीली नहीं घूमता रहेगा, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सोलर पावर है, और इसके अलावा कुछ डिवाइसेस और पेलोड यहाँ पर लगाया गया है जिससे आप कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं। तो इसको ये वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, इसके अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट और इक्विपमेंट्स भी हैं, साथ में इसको कंट्रोल करने के लिए एनर्जी सोर्सेज भी इसके पास आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या किया गया, इसको यहाँ पर सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद इसके द्वारा यहाँ पर ये जो आपको देखने को मिलेगा पोएम 3, ये जो मॉड्यूल है, इससे कई एक्सपेरिमेंट भी किए गए और इसको धीरे धीरे डी ऑर्बिट किया गया। 650 किलोमीटर से 350 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पर इसको धीरे धीरे लाया गया, और फिर उसके इसके अंदर आपको देखने को मिलता है कि धरती की तरफ एक खिंचता चला आता है और धरती के एटमॉस्फेयर में आकर जलकर धरती की तरफ गिरता है और जलकर वहां पर खत्म हो जाता है। उससे पहले इसको पैसिव स्टेज में डाल दिया गया था ताकि ये एक्सप्लोड ना हो जाए फ्यूल की वजह से और फिर स्पेस डेब्री ना जनरेट कर दे। तो पैसिव स्टेज में डाला गया, धीरे धीरे एल्टीट्यूड कम किया गया और धरती के एटमॉस्फेयर में घुसने के बाद धीरे से अपने आप ही खुद वहां पर जलकर खत्म हो गया, ठीक है। और ऐसा इसरो पहले 2019 के अंदर भी ऐसा एक बार डेमोन्स्ट्रेट कर चुका है, चेक कर चुका है, जिसमें इसरो ने क्या किया था, यहाँ पर PSLV C44 मिशन के दौरान 2019 के अंदर जो फोर्थ स्टेज यानी कि जो आखिरी स्टेज थी उसमें जो बचा हुआ आपको देखने को मिलता है ये इक्विपमेंट था, इसको दूसरे ऑर्बिट के अंदर पार्क कर दिया था, ठीक है, यानी कि हायर ऑर्बिट के अंदर इसको मूव कर दिया था, जो कि ये दर्शाता है कि कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तब इन्होंने चेक किया था कि फोर्थ स्टेज को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, और अब फोर्थ स्टेज को धरती पर वापस ले गिरा कर उसको खत्म कर दिया, यानी कि स्पेस में कोई डेब्री जनरेट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये इसरो का एक्सपेरिमेंट है। और दोस्तों आप में से जो भी दोस्त यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और सोचते हैं कि भाई यहाँ पर तैयारी शुरू कैसे करें, तो ऐसे में एनसीईआरटी बैच आपके लिए लॉन्च किया गया है। सिर्फ 2999 में ये बैच आपको देखने को मिलता है और यहाँ पर एनसीईआरटीज आपको कवर करवाई जाएंगी, 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटीज। मेरे साथ आप यहाँ पर हिस्ट्री की एनसीईआरटीज पढ़ते हैं जिसके अंदर हम प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव को पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं। बाकी टॉप एजुकेटर्स भी आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी की एनसीईआरटीज पढ़ाएंगे। कोड आपको लगाना होगा SM के लाइव, अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप सिंगल सब्सक्रिप्शन से मल्टीपल बेनिफिट्स आपको अनअकैडमी के साथ मिलते हैं। प्रीलिम्स का एक्सेस तो मिलता ही, साथ में क्रैश कोर्स का मिलता है, प्रीलिम्स के कोर्सेज का मिलता है, मेंस के जो क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम है उसका एक्सेस मिलता है, CSAT का मिलता है और मेंस और प्रीलिम्स दोनों की टेस्ट सीरीज का मिलता है। बाकी इंस्टीट्यूट में आपको सिंगल सब्सक्रिप्शन से ये बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। तो आप यहाँ पर चाहे बात करें
आरंभ बैच की, जो कि 2025 का एक बाइलिंगुअल बैच है, या फिर इंग्लिश मीडियम के बैच की बात करें, ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप अभी एनरोल करते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट भी मिलता है। 6 महीने तक आपका कोर्स एक्सटेंडेड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बाइलिंगुअल बैच है, 50% डिस्काउंट में एनरोल करना है तो कोड लगाएंगे SMK लाइव, और इंग्लिश मीडियम बैच में अगर सेम बेनिफिट्स लेने हैं सभी प्रकार के, साथ में 50% डिस्काउंट, तो यहाँ पर 50% कम दाम में, तो आप यहाँ पर कोड लगा सकते हैं दोस्तों SMK लाइव। ठीक है दोस्तों, ये था पूरा मामला। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आई होंगी और आपको समझ आया होगा कि स्पेस डिबरी जो की प्रॉब्लम है कितनी ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।